अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। हमने देखा कि किस तरीके से ईद कुर्बा के इख्तिताम के साथ ही कोविड की एक नई वबा ने, नई लहर ने जन्म लिया और ये लहर बहुत तेजी से पाकिस्तान के तूल अर्ज में फैलती हुई नजर आ रही है। आज अगर बात करें बिलखुसूस सिंध और कराची की, तो आज केसेस की जो तादाद है उसमें काफी ज्यादा इजाफा नजर आ रहा है। खास तौर पे कराची में ये शरह 23% से तजावुज कर चुकी है। और सबसे बड़ी और खतरनाक बात, कोविड का ये जो मौजूदा वबा का जो एक नई लहर है, इसमें जो वेरिएंट आ रहा है वो डेल्टा वेरिएंट है, यानी कि वो वेरिएंट जो कि इंडिया से आके पाकिस्तान में अब अपने पंजे गाड़ रहा है। ये वेरिएंट ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि कोविड की शिद्दत में इजाफे का बाइस भी बन रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि कोविड के एसओपीज के हवाले से अमल दरामद ना हुआ कुर्बानी के मौके पर, वहीं पे हुकूमतों को इस बात के लिए तनकीद भी की गई, तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि शायद कारोबारी सरगर्मियों को बहाल करने के चक्कर में हुकूमत ने लापरवाही से काम लिया। तो अब जहां पे हुकूमत ने कड़े इकदाम लेना शुरू किए तो वहां भी अवाम का रद्द अमल आ रहा है और रद्द अमल भरपूर है। आज जिस तरीके से सिंध और खासतौर पर कराची की बात करें तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, एसओपीज फॉलो कराने के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है और 6 बजे के बाद से मार्केटों को मुकम्मल तौर पर बंद करने के नोटिफिकेशंस और अहकाम जारी हो चुके हैं। इस तमाम तरह सिलसिले के ऊपर अवाम सरापा एहतजाज भी है और कहीं ना कहीं अवाम इसको पॉजिटिव भी ले रहे हैं। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है और क्या इससे कुछ हासिल भी होगा या नहीं, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब, और हम प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि ताजिर रहनुमाओं का भी इसके ऊपर मौकफ लें और जानें कि आखिर ताजिर बरादरी इसके ऊपर क्या मौकफ रखती है। जहांगीर साहब, वेलकम टू द शो। जहांगीर साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि कोविड की पहली वेव आई और बड़ी खतरनाक थी, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ वेव आ चुकी है और हर वेव पिछली वाली वेव से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा खौफनाक साबित हो रही है। इस कराची की बात कर लें तो 23% से ज्यादा शरह हो चुकी है कोविड के फैलाव की। इस वक्त गवर्नमेंट का जो स्टांस है लॉकडाउन का, 6 बजे मार्केट्स को बंद करने का, पब्लिक पार्क्स प्लेसेस को बंद करने का, क्या ये स्टांस सही है या थोड़ी देर कर दी? बिल्कुल आपने ठीक कहा, अच्छा सवाल आपने ये उठाया कि क्या ये इकदाम सही है या देर कर दिए। देखो, होता ये है कि हम लिप सर्विस के आदी हो गए हैं। हमारे हुक्मरान एक ख़ास अंदाज से जो है वो हुकूमत करते हैं, जहां उनको प्रैक्टिकली कहीं नज़र आना चाहिए, इक़दाम करना चाहिए, कोई पॉलिसी देनी चाहिए, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये सब कुछ एक तरफ ये प्रैक्टिकल साइड है और इस पर कुछ काम होता हुआ नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ है लिप सर्विस के आप ज़बानी खिदमत के दावे करें और टीवी पे आके बताएं कि हम इतने परेशान हैं, हम ये करना चाहते हैं, और बस बहुत सारे ऐसा लगे कि बहुत बड़ा लम्हा है जिसका हुकूमत को भी सामना है, उससे ज़्यादा किसी को फिक्र ही नहीं है, लेकिन नतीजा क्या है? ज़ीरो। देखें, हुकूमत का काम, बुनियादी काम ये हुक्म, और हुक्म इतना मजबूत होना चाहिए कि उस पर अमल दरामद, उस पर ओबे होना चाहिए। अगर कोई हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करवाती, इसको हक ही नहीं है कि वो हुकूमत कहलाए। लेकिन माजरत के साथ इस वक्त हुकूमत भी दो धड़ों में तकसीम है ना। एक तरफ सूबाई हुकूमत है, दूसरी जानिब वफाक है। जो वफाक का स्टांस है, सूबे का स्टांस कदरे मुख्तलिफ आता है। तो इस तनाजुर में आवाम किसकी तरफ देखेगी? देखिए, तनाजुर ये मेरी जान पे बनी हुई, देखूंगा कि वो मेरी जान कौन बचा रहा है। मुझे तो सबसे तवक्का है, फेडरेशन से भी है, लोकल गवर्नमेंट से भी है, सिंध गवर्नमेंट से भी है। ये क्या मैं इनसे कहूंगा कि नहीं भाई वो नहीं आ रहा, आप आ जाएं? ये बुनियादी जिम्मेदारी, इख्तिदार में अपने अपने दायरों में ये मुख्तदिर है, इख्तिदार इनके पास है, ऑर्डर है इनके पास फंड्स आते हैं, ये हुकूमत चलाते हैं, ये टैक्सेशन वसूल करते हैं, सारी चीजें तो ये करते हैं जो हुकूमत के को करनी चाहिए। लेकिन नतीजा क्या है? जब ऐसे कहते हैं कि वो हमें पैसे नहीं दिए तो फेडरेशन नहीं दिए, अगर हमें इंजेक्शन नहीं दे रही तो फेडरेशन नहीं दे रही, क्योंकि हम खरीद नहीं सकते। जब नीचे अगर आप अभी आज तक बल्दियाती अस्पतालों में डायरेक्ट कहीं सप्लाई की गई है तो आप बताएं इसको, और किसने दी है वो भी फेडरेशन को देना चाहिए। ये तो आपको लेना चाहिए, आप किसी से मुआहदा नहीं करते। अब आप आज की सूरत हाल आपको बताऊं, मैं अगर कहूंगा तो कहेंगे कि एक रंग में जो है टीवी बोलता है, लेकिन आज ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अकाउंटेबिलिटी रखती है कि वो हुकूमत के
गोशवारे, ये सारे खाते चेक करे और देखे कि कहीं जुर्म तो नहीं हुआ, बदउनवानी तो नहीं हुई, कहीं लूटमार तो नहीं हुई है, तो आप ये देख लें कि किसने क्या किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 1240 अरब रुपए की निशानदेही की है, उनसे हिसाब मांग लिया है गवर्नमेंट से कि बताएं। IMF से मिले, उसको फेडरल गवर्नमेंट को भी मिले, IMF को से मिले, वर्ल्ड बैंक से मिले, मुख्तलिफ इदारों ने दिए। अभी 30 लाख मोडेर्ना वैक्सीन है अमेरिका ने फ्री दिए है, तो वो पाकिस्तान में पहुंच भी गई है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन का अगर इतना अच्छा निजाम है तो वो जो है अंदरूनी मुल्क क्यों नहीं पहुंचती। जहांगीर साहब, आपकी बात तो बजाय कि पाकिस्तान में अक्सर इस तरह के मरात करप्शन की नजर हो जाते हैं, लेकिन करप्शन हमारे माशरे में नई चीज तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि बकरा ईद के 15 से 20 दिन कबल तक जो माहौल था कदरे बेहतर था, साजगार था, रेस्टोरेंट्स खुल रहे थे, मार्केट्स पूरे आबोताब से काम करती हुई नजर आ रही थी, और अब यकदम सूरत हाल तब्दील हो गई। क्या ये 15-20 दिन का जो एक रिलैक्सेशन पीरियड दे दिया जिसमें खुली छूट दी गई, क्या ये एक बड़ा खमियाजा भुगतना होगा अवाम को इसका? देखिए, एक बात ये है कि हम आने वाले त्योहारों की तैयारी करते हैं, हम जो है वो ऑर्डर लाते हैं, हम रेंजर्स आती हैं, बहुत सारे इक़दाम करते हैं। अगर मुहर्रम आ रहे होते हैं तो उसकी तैयारी हो रही होती है, पहले से जो है इदारे अलर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें हुकूमत को मालूम है कि वो किस बहरान से गुजर रही है, क्या मसाइल हो सकते हैं, उसकी तैयारी उसी तरह होती है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और ये आपको कोई दलील है, कोई मानेगा ये जो बोलते हैं कि भाई ये तो करप्शन है इस मुल्क में, अब इस करप्शन को हम एक्सेप्ट कर लें, हम अपनी आवाज बंद कर लें, हम मर जाएं और हम कुछ ना बोलें, हम आवाज ही ना उठाएं? अबे भाई, जो पुराने और नए क्या कोरोना मर्ज तो ज्यादा होता है, आप उसको देखें, उसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश करें। सब तो जो है अब इन्वॉल्व है सारी चीजों में, अब क्या किससे उम्मीद लगाएं? ये तो रहा मौकफ जहांगीर साहब का जो कि अवामी मौकफ है। तो दूसरी जानिब जरा ताजिर बरादरी का मौकफ भी जानते हैं, जिसके लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है जनाब शर्जील गोपलानी साहब, जो कि सदर है कराची ताजिर इत्तेहाद के। शर्जील साहब कैसे हैं? वेलकम टू द शो। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। शर्जील साहब, मौका तो मिल गया, लेकिन अवाम को और ताजिर बरादरी को कब मौका मिलेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद नई पाबंदियां, नए SOPs, नए वादों का इतलाक हो जाता है आपके ऊपर। तो ये मामला से कब जान छूटेगी सर? जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक ये मामला हमारे साथ चलते रहेंगे, और जो फेडरलिस्ट माइंड जो हम पे इस वक्त हुक्मरानी कर रहा है ये अब एक्सपोज हो चुका है। देखिए ना, आज आपने सारी चीज तो आपने खुद क्लियर कर दी कि हमारी जान कब छूटेगी। अब हमें बात ये है कि अब इस नहज पे लेकर आए हैं कि अब हमारे पास जो है रोने धोने के बाद अब एहतिजाज के अलावा और कोई सहारा रह नहीं है। और इंशाल्लाह कल आप इस शहर को देखेंगे कि इतनी जो सख्त पाबंदियां लगाने के बावजूद भी कल कराची के अवाम और कराची के ताजिर अपने हक के लिए आपको रोड पे इंशाल्लाह नजर आएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि कल बरोज़ बुध ये बड़ा ग्रैंड एहतजाज होने जा रहा है ताजिर बरादरी की जानिब से? जी, मैं तो बल्कि ये समझ रहा हूँ कि कराची की कल शायद तारीख चेंज होने जा रही है। कराची जो है कल जागेगा इंशाल्लाह, और जाग के अपना जो हक और जो अपना आईनी हक है वो लेने की पूरी कोशिश करेगा, और हो सकता है कि कल हम लेके उठेंगे अपना हक। अच्छा शर्जील साहब, अगर मैं ये जरा जानने की कोशिश करूं कि एक तरफ सिंध हुकूमत मौजूद है जो कि इस वक्त कह रही है कि कराची में कोविड की शरह 23% है, दूसरी जानिब कराची की बिजनेस बिरादरी है जो कि कहती है कि कुछ भी हो जाए कारोबार को बंद नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच की कोई एक थिन लाइन तो होगी जहां पे दोनों पार्टीज, दोनों फरीक मुत्तफिक हो सकें? देखिए, इसका हल था, हमने इनको बोला था कि आप एक फंड क्रिएट करें और हमको बिलासूदी कर दे दें, ताकि जब तक आप बंद रखना चाहे रखें, हमें कोई मसला नहीं है। मसला है जो हमारे साथ लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान उसके घर पे राशन तो पहुंचाने से रही है। अब पहली वेव के अंदर हमारे पास जो बजट था या जो फंड था, हमने लोगों के घरों पे राशन भी पहुंचाया और लोगों को हमने बेरोजगार भी नहीं किया। दूसरी लहर में आधे से ज्यादा स्टाफ हमने मजबूरन निकालना पड़ गया। उसके बाद आप देखेंगे कराची शहर के अंदर डकैती, रेजनी की वारदातें कहां से कहां पहुंच गई। कराची शहर का बच्चा जिसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, उसके पास छीना जब्ती और रेजनी के अलावा क्या ऑप्शन रही है? ना ये किसी हालत में कोई नौकरी देने को तैयार है, ना जब हमें कारोबार करके नहीं देना चाह रहे हैं।
भाई आपके पास 3800 अरब रुपए का जो फंड है, जिसमें से 3200 अरब रुपए कराची देता है, वो पैसा आप कम से कम 200-300 अरब रुपए तो इस शहर के ताजिरों को दें, और वो भी हम आपसे इमदाद या भीख थोड़ी मांग रहे हैं। बिल्कुल तो सही। ये तक कह रहे हैं कि आप हमारा जो टैक्स लिया हुआ है 2 साल का टैक्स हमें वापस कर दें, और अगले 5 साल में वो टैक्स भी हमसे वापस ले लें। लेकिन शर्जील साहब, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त जो छोटा वर्कर है, जो एक लेबर तबका है, वो तो बहुत ज्यादा इसमें मुतासिर हो जाएगा। लेकिन सर, जान का मसला भी तो एक है ना, कि सिंध हुकूमत तो कहती है हम लोगों की जान बचाएं या कारोबार को देखें, तो क्या ये महज सिंध हुकूमत की तरफ से दयानतदारी समझूं या महज कुछ सियासी हरबा समझूं? सियासी हरबा नहीं, इसको झूठ समझें। जो सिंध हुकूमत अगर इतनी मुखलिस है तो इस शहर से कचरा क्यों नहीं उठता? सिंध हुकूमत इस शहर से इतनी मुखलिस है तो सीवरेज का निजाम क्यों सही नहीं हो रहा? इस सिंध हुकूमत इस शहर से इतनी मुखलिस है तो पानी मेरे घर पे क्यों नहीं आता? सिंध हुकूमत इस शहर से इतनी मुखलिस है तो कराची के ताजिर को उसका जायज हक क्यों नहीं दिया जा रहा? आप इसको माशी बहरान में डाल के आप देखें, रियाज बिल्डर ने खुदकुशी की, एक आपका जो है ऑटोमोबाइल वाले ने खुदकुशी की। भाईजान 30 से ज्यादा लोग खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन फिगर आपको इसलिए नहीं मिलता कि खुदकुशी की मौत हराम है, उनके घर वाले छुपाते हैं। सही। आप क्या चाह रहे हैं? शहर का बच्चा जो खुदकुशी में चला जाए, या जो है आपके जो माशी जबू आली का शिकार हो जाए? कोई माशी पैकेज तो दें, फिर बात कर। क्या सीएम साहब ने अपनी तनख्वाह बंद की? क्या डीसी साहिबान ने अपनी तनख्वाह बंद की? क्या इनका प्रोटोकॉल खत्म हुआ? क्या इनकी अफसरशाही रुकी? या पाकिस्तान रेलवे ने पहले स्पेल में रेलवे बंद की थी, सेकंड स्पेल से लेके चौथे स्पेल तक क्यों बंद नहीं कर पा रही? क्योंकि इनको पता है कि ये सारा का सारा बोझ हुकूमत पाकिस्तान पे आना है। अब ताजिरों पे जो बोझ आना है उसको कौन उतारेगा? अच्छा सर, मैं अगर एक बात पूछूं, इस वक्त मौजूद मार्केट में जो अमला काम कर रहा है, क्या उसकी वैक्सीनेशन की कोई शरह आप एक दे सकेंगे कि किस हद तक ये लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं? देखें, 70% से ज्यादा ताजिरों ने खुद वैक्सीनेशन करा ली है, 40% से ज्यादा स्टाफ वैक्सीनेटेड हो चुका है, और 15% से ज्यादा जो है, जो हमारे पास कैजुअल लेबर्स आ रही हैं या लोडर्स या अनलोडर्स या गाड़ी वाले हैं, वो लोग जो है वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। आज भी डिस्ट्रिक्ट साउथ में हमने जो वैक्सीनेशन कराई है, वो सैलानी की गाड़ी लगा के असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन के ताउन के साथ वो मेडिसिन मार्केट, बोल्टन मार्केट में हमने करवाई है। कल हमने गार्डन पे गाड़ी लगवा के असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन के साथ गार्डन के ताजिरों को और वहां के स्टाफ को वैक्सीनेशन कराई है, और आने वाले कल मोइन स्टील मार्केट में गाड़ी लगेगी और वहां पे वैक्सीनेशन होगी। इस चीज में ताजिर और ताजिर बरादरी हर तरीके से कॉपरेट कर रही है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जावेद साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊं तो इस वक्त जिस तरीके से शर्जील साहब फरमा रहे हैं कि ताजिर बरादरी तो पूरी तरीके से कॉपरेट कर रही है, और कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि एसओपीज पे अमल दरामद भी हो रहा है। इस वक्त इस तरह का लॉकडाउन लगाना, क्या ये मुल्क की मईशत और आवाम के साथ दुरुस्त होगा? देखिए, बिल्कुल काफी बातें सही हैं, लेकिन ये मैं कुछ आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा कि शर्जील मेमन साहब, शर्जील साहब ये बताएं कि देखिए, आप प्रेशर ग्रुप है, आप जो है एक कम्युनिटी है, मजबूत कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, आप जो है टैक्सेस देते हैं, आपकी बड़ी अहमियत है। तो जब इतनी आखिर में जाके आप एहतजाज ऐसा करेंगे कि आप तारीख रकम करेंगे, ये एहतजाज आप शुरू से बरकरार रखते, प्रेशर रखते, कहीं ना कहीं डायलॉग कर रहे होते, इनसे इनको आप दिखाते कि आपका पावर क्या है, तो कुछ ना कुछ बेहतरी आती है। अगर उस तरफ बेहसी है तो आप भी तो अपनी दूसरी सरगर्मी में रहें, आप एहतजाज कभी कभी कर देते, लेकिन जितना पावरफुल एहतजाज की आप बात कर रहे हैं कि कल आप देखेंगे तारीख रकम होगी, ऐसे एहतजाज की तो शुरू तो से आखिर तक ऐसा ही होना चाहिए। इसमें आपने क्या कुछ किया और आपको कहां नाकामी हुई है, और आप कल ऐसा कौन सा इनकलाब आप बर्पा कर देंगे कि सूरत हाल का रुख बिल्कुल बदल जाएगा? देखिए, बात ये, इनकलाब तो जब जुल्म बढ़ता है तो इनकलाब आ जाता है, ये याद रखिएगा। और जब जुल्म बढ़ता है वो इनकलाब, तारीख बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है, दुनिया में बहुत सी तारीखें बदली हैं। और अब जो जुल्म हो रहा है तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है, हो सकता है अल्लाह ने हमसे ये काम लेना हो और ये हुक्मरानों की बेइज्जती लोगों के सामने लानी हो, तो इंशाअल्लाह हम तो सबसे अव्वल का किरदार अदा करेंगे, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह हुक्मरानों की बेइज्जती को जगाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा शर्जील साहब, अगर मैं एक बात पूछना चाहूं कि जब इतने बड़े एहतजाज की आपने कॉल दी है,
तो यकीनी तौर पे सिंध हुकूमत की तरफ से, पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से आपसे कोई ना कोई राब्ता तो हुआ होगा, क्योंकि जब इतने बड़े सतह पे, इतने बड़े पैमाने पे आप एहतजाज करेंगे तो कराची पूरा डिस्टर्ब होगा, सिंध की सूरत हाल डिस्टर्ब होगी, तो कोई राब्ता अब तक आपसे हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, और उनके जहन में यही है कि ये भेड़ बकरियां हैं, ये इंसान नहीं है, इनसे राब्ता करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन का टाइम देने के बावजूद किसी किस्म का किसी सतह पे कोई राब्ता नहीं हुआ आज तक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इस एहतजाज में आपका बेसिक मुतालबा क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि मार्केटों को 8 बजे तक खोल दिया जाए, या इसके अलावा भी कोई आपके मुतालबात हैं? नहीं, इसके अलावा देखें, होटल इंडस्ट्री पिछले 17 महीने से जबूमाली का शिकार है, शादी हॉल जो है वो जबूमाली का शिकार है 17 माह से, उनको भी SOP के तहत कारोबार करने की इजाजत दी जाए। तवज्जो और जोर जो है वो दुकानें बंद कराने की जगह वैक्सीनेशन पे दिया जाए, उसमें हम आपके साथ हाजिर है, शाना बशाना करें, जहां हमारी जरूरत है हम 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है आपके साथ, कि जो नहीं मानता हम आपके साथ चल के उनको कन्विंस करने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, इस पे जोर दें। शर्जील साहब, इस तमाम तर मरहले के ऊपर हमने देखा, जब पहला दिन लॉकडाउन का हुआ तो पाकिस्तान में पुलिस की वैसे तो आमतौर पर इतनी हरकत में नजर नहीं आती, लेकिन कल हरकत में बड़ी बरकत नजर आई। कल जो चाको चौबंद पुलिस वाले नजर आए, ताजिर बरादरी की तरफ से भी काफी ज्यादा इस पर शिकायत आई कि जोर जबरदस्ती से कुछ बदतमीजी के वाकयात भी हुए, तो इसमें कुछ सदाकत है या महज ये सारे अफसाने हैं? नहीं, देखें, पुलिस की कमाई का जरिया है लॉकडाउन, तो पुलिस तो उस पर मेहनत करेगी जहां से पैसा कमाना है। आप क्या समझते हैं कि करोड़ों रुपए पिछले 17 माह में पुलिस ने पैसे बनाए? पुलिस के लिए तो बड़ा आसान टारगेट हो गया, एक ताजिर को बंद करो, 50,000 रुपए जेब में डालो, 5-5 लाख रुपए में डील होती है। पुलिस के लिए तो आपने चॉकलेट दिया है पुलिस को खाने के लिए, कि बड़े आसान टारगेट है। देखो, एक क्रिमिनल को पकड़ेंगे, उससे डील करेंगे, पैसे लेंगे, नजरों में आएंगे, ताजिरों से पैसे लेंगे, ताजिर तो बेचारा बोलेगा भी नहीं। तो ये बेसिकली पुलिस आपको जो नजर आ रही है वो उसका कमाई का जरिया है, वो अपनी कमाई के ऊपर जो है चाको चौबंद आपको हर वक्त नजर आ रही है। 6:05 पे महबूब क्लॉथ मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट सील कर दी गई, और आज सील नहीं खोली गई। आज बोल दिया गया है कि भाई आप तो किसी मुल्क और मुल्क के शहरी हो, आपकी दुकानें नहीं खुलेंगी। सर, ये तो बड़ी जो आप सूरत हाल बता रहे हैं बड़ी संजीदा है, कशीदा है। जहांगीर साहब, ये सूरत हाल तो बड़ी खतरनाक तरफ जा रही है। कराची का ताजिर जो कि अपने खून पसीने की कमाई से ना सिर्फ इस शहर को बल्कि पूरे पाकिस्तान को तामीर तरक्की की राह पे ले जा रहा है, उसके साथ अगर इस तरह का सलूक होगा तो ये तो मुश्किल सूरत हाल है। सर यार मेमन साहब, आप ये देखिए, बड़े अच्छी पिक्चर की, पोर्ट्री किया, जज्बात में, और हक बात भी कही, सच बात भी कही, उनकी खराबियां भी ये बताई। कभी अपने गिरबान में झांक के ये बताना चाहिए कि आप में जो इत्तेहाद नहीं है, जो स्प्लिट है, चैम्बर कहीं जा रहा है, फेडरेशन कहीं जा रहा है, आपकी जो है छोटी छोटी एसोसिएशन है, अलायंस बना रखे हैं, इसकी वजह से कहाँ पावर बनेगा? जिस इनकलाब की आप बात कर रहे हैं, पहले अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लें, पावरफुल बन जाएं। ये इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास? इसका जवाब बड़ा आसान है कि हुक्मरानों ने भी हमारे अंदर काली बहनें रखी हुई हैं, और वो काली बहनें डे बाय डे एक्सपोज होती जा रही हैं। देखिए, अगर इमाम हुसैन जब गए थे करबला में, कितने लोग थे उनके साथ? 71 लोग। तो भाई, हक के और सच के साथ तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन हक और सच की आवाज दबाए तो नहीं जाता। आज बहुत से बड़े बड़े फिलासफर दुनिया से चले गए, उनका नाम क्यों है? वो इसलिए है कि उन्होंने हक और सच की बात की। तो जो हक और सच चीज है वो चीज तो कायम रहेगी, बातिल तो मिटने का है और मिटेगा इंशाअल्लाह। जुल्म कर रहे हैं हुक्मरान, फिरौन और नमरूद भी जुल्म कर चुके हैं ना, इसका नाम किस तरह याद किया जाता है? बिल्कुल सही हो गया शर्जील, मतलब इस सूरत हाल का अगर खुलासा किया जाए तो इस शेर में किया जा सकता है कि मैं तन्हाई चला था, जाने पे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो कल का जो एहतजाज होने जा रहा है, तो मुझे जरा ये क्लियर कर दें कि इसमें कराची के कौन से स्टेक होल्डर्स आपके साथ मौजूद होंगे? देखिए, कल कराची की तमाम ताजिर बिरादरी शॉपकीपर मौजूद हैं। कल जो है आपके शादी हॉल एसोसिएशन के तमाम लोग मौजूद हैं। कल ग्रैंड स्कूल अलायंस एसोसिएशन वो भी मौजूद है। कल आपका जो है ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन वहां मौजूद है। उसके अलावा भी शोभा है जिंदगी के बहुत से लोग आपको कल नजर आएंगे। और ये एहतजाज का ये मेन रुख कहां पे होगा? क्या ये गवर्नर हाउस के सामने होगा, वजीर आला हाउस के सामने होगा, या किसी खास मुकाम पे हो रहा होगा? नहीं, देखें, एहतजाज तो हम रिकॉर्ड कराएंगे प्रेस क्लब पे, उसके बाद हम जाएंगे सिंध की सकाफत के हिसाब से, सिंध के बड़े साहब के पास, जिसको बोलते हैं वजीर आला हाउस, बड़े वजीर। तो ये प्रेस क्लब से मार्च करता हो जाएगा सारा काफिला? कब?
देखिए जो जाना चाहे जाए, क्योंकि वजीर आला तो सबका है ना, बिल्कुल सही। इस शहर के हर फर्द का वजीर आला है। वो अगर अपना दरवाजा बंद करना चाहता है, सिंध की सकाफत बंद करना चाहता है, तो फिर हम सिंध की सकाफत को सलाम पेश करेंगे। हम तो सिंध की सकाफत के हिसाब से जाएंगे। जहाँ पे कहा यह जाता है कि अगर खून करके भी आप अगले के घर चले जाओ तो माफ कर दिया जाता है। हम तो अपना आईनी और कानूनी हक लेने बड़े वजीर के घर जाएंगे और इंशाअल्लाह उधर जाके अपना हक मांगेंगे। सर आप हक तो मांगने जा रहे हैं, लेकिन अगर आखिरी सवाल का ये भी जवाब दे दें कि खुद इस वक्त वजीर आला सिंध के हवाले से जो कुछ खबरें इतलात आ रही हैं कि उनके ऊपर तो खुद सवाल उठने लगे हैं कि जो कुछ माल आया, जो कुछ IMF से, जो कुछ वफाक से, जो कुछ दीगर तंजीमों से जमा हुआ, वो पैसा शायद अवाम के ऊपर नहीं लगा। तो वो सवालात के जवाबात भी अगर ले सके तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? बात ये है कि जो इस मुल्क के बड़े बड़े इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता? उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं और अपनी जो चोंच मट्टी के अंदर दबाई हुई है। ये उनका काम है ना, ये पूछें कि ये अवाम का पैसा, इस मुल्क का पैसा, इस कौम का पैसा, और फिर बीच में लिया हुआ इमदाद का पैसा भी वो लेके चले गए। बिल्कुल ठीक। और अगर कल के एहतजाज के बाद भी कोई सूरत ना बन सकी, कोई बेहतरी ना आ सकी, तो आप इसको कहां तक ले जाते हैं देख रहे हैं? ये तो देखें, जब अवाम रोड में निकलती है ना, तो फिर बादशाह से बड़ी बड़ी फ्रांस के रेवोल्यूशन दुनिया को याद रखना चाहिए। कराची के लोग भी अवाम ही हैं, ठीक है, उनको उठाने कोई नहीं गया। जब अवाम रोड में निकलती है, बाज़ औक़ात बहुत सी चीजें बेकाबू हो जाती है। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में आपने बहुत कुछ देखा है। बहुत ऐसा ना हो कि आज मैं आपको ये बात बताता चलूं वसूख के साथ कि सिंध के अच्छे अच्छे वजीर इस वक्त पब्लिक अवाम को फेस करने की पोजीशन में नहीं है। ऐसा ना हो कि कल उनके बच्चे भी घर से बाहर ना निकल पाए। सर ये तो बड़ी कशीदा सूरत हाल है। जहांगीर साहब जरा खुलासा कर दें इस बात का। ये देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो इन पे स्प्लिट है ना, जिससे ग्रुप बने हुए हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया नहीं लिया। वो तो ये कह रहे हैं आ रही है तो वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत ने हमें दावत दी है और दावत के नतीजे में हमसे मुज़ाकरात होंगे और ये मसला हल होगा। एक रुख ये है, एक मौक़िफ़ ये है, एक ग्रुप का जिनको ये काली बेड़े कह रहे हैं, एक इनका है कि कल इनकलाब आ जाएगा और तब्दीली होगी, लोग रोड पर होंगे और बिल्कुल सिनारियो चेंज हो जाएगा। वो जो दूसरा ग्रुप है जो चाहता है कि कोई ग्रुप नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो ये बात कर रहा हो कि हुकूमत ने हमें मुज़ाकरा की दावत दी है। किसी तौर पर मुज़ाकरा की दावत नहीं चल रही साहब। कोई भी इस वक्त ये बात करने को तैयार नहीं है कि वो हुकूमत के साथ है। वो हर बंदा चैम्बर फेडरेशन हमारे साथ कराए और कल आपको रोड में नजर आएगा। शर्जील साहब आपके मौक़िफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और ताजिरों के मसाइल से आगाह किया। यकीनी तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो कशीदा है और अगर इस सूरत हाल को बेहतर तौर पे टैकल ना किया गया तो ये सूरत हाल मजीद कशीदगी की तरफ गामजन हो जाएगी। इस वक्त कराची में छोटे से छोटा ताजिर और बड़े ताजिर की बात करें तो तमाम तर लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि न जाने आने वाला कल कौन सी नई पाबंदियां और नई सख्तियां लेके उनके दर पे खड़ा हो। इस तमाम मौजू पे मजीद बात करेंगे और कोविड की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कशीदा सूरत हाल है, ये आखिर कहां तक पहुंचने जा रही है, इसके ऊपर क्या कोई हिकमत अमली होगी, क्या कोई नई तर्ज का लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन नजर आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ओवरऑल जो सूरत हाल है कोविड के हवाले से थोड़ी सी कशीदा तो नजर आती है, लेकिन इससे ज्यादा जो सूरत हाल खराब है वो ग्राउंड के ऊपर खराब है। जिस तरीके से तमाम तर फरीक आपस में उलझे हुए नजर आते हैं, एक तरफ हुकूमत है, दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत है और ना जाने अवाम किस सिमत खड़ी है, क्योंकि अवाम भी कई धड़ों में तकसीम नजर आती है। इस तकसीम को, इस स्प्लिट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोविड का जो कोविड का स्प्रेड है उसको रोका जा सके, ये जरूरी होगा कि एक बेहतर रहनुमाई और अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जहांगीर साहब, इस वक्त जो आपने सुन लिया शर्जील साहब की गुफ्तगू को भी कि क्या सूरत हाल है, ग्राउंड पे सूरत हाल खराब है और ये सूरत हाल हॉस्पिटलों की हद तक जाए तो और खराब नजर आती है। इसका कोई हल नजर आ रहा है आपको? देखिए, कुछ लोग हल्लुल मुश्किलात होते हैं, वो हल्लुल मुश्किलात तो नहीं, वो मुश्किलात पैदा करने वाले बने हुए हैं। ये कौन से लोग हैं सर? ये देखें, ये ऐसा है कि ये इतना एक अकरबा परवरी, एक ऐसा माफिया है जो किसी भी डिपार्टमेंट का है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद से चल रहा होता है। अब आज हमने प्रैक्टिकली देखा, सर्वे किया, आई विटनेस के तौर पर हम जिन अस्पताल गए,
कुछ खबरें हमारे सिविल अस्पताल की भी हमारे पास। अस्पतालों की सूरत हाल तो यकीन तौर पर बहुत ही खराब है। खतरनाक है। ये नहीं कि सिर्फ जो है अस्पतालों की सूरत कराची के बड़े अस्पताल इस वक्त बंद हो मरीजों चुके के हैं। हवाले से नए केसेस नहीं 6 महीने साल ये वबा को दबे हुए दुनिया में अगर भारत का 1 नंबर था, हमारा 29वां नंबर था। आज हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं। ये जो गैप मिला था, गैप में हंगामी गैप था, हंगामी सूरत हाल की तैयारी बेहतर तौर पे होनी चाहिए थी। ये बताइए उस अरसे से लेके जिसे पहली वेव कहते थे, दूसरी वेव आई, तीसरी वेव आई, चौथी वेव आई, इतने वक्फे आए, ये इंजेक्शंस का इंतजार में है कि एहतियात खैरात में कहीं मिल जाए। कौन सी बेहतर, इन्होंने क्या चीज बढ़ाई, कहां बढ़ाई, किसने बढ़ाई, और उसके इसको नई सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए इनके पास क्या तैयारी है? कुछ नहीं है। पहले से भी ज्यादा इनके पास तैयारी है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने वेंटिलेटर रख लिए और वो प्राइवेट अस्पतालों ने माजरत कर लिए, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों ने माजरत कर लिए कि आप चाहे लाखों रुपया बहाने के लिए तैयार हो जाएं, वो मजीद केसेस नहीं ले सकते, उनके पास अब जगह मौजूद नहीं है। देखिए ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने वेंटिलेटर रख लिए हैं, वो ये कहते हैं कि वो डाल देते हैं, उसमें ले लेते हैं, लाखों रुपए बनाते हैं, और एक खास स्पेसिफिक पीरियड है। स्पेसिफिक पीरियड में जो है वो आप ही आप ठीक भी होता है। उसको वो मेंटेनेंस की दवाएं देते हैं, कोई इलाज तो इंजेक्शन लगाओ तो वो फेल क्यों हो रहे हैं? सवाल तो ये है ना कि आपने 2 इंजेक्शन लगा लिए ना, तो अब तीसरा जब आप ये कहते हैं कि फिर भी कोविड लग रहा है, अब उसकी एक लॉजिक उन्होंने एक मिथ बना के दे दी है। उसका जवाब हमारे पास नहीं है कि ये जो तीसरा, अब जो इंजेक्शन के 2 लगाने के बाद जो कोरोना उन लोगों को भी हो रहा है जिन्होंने इंजेक्शन लगाए, ये इंजेक्शन की फेलियर है, तो एक नई मिथ, एक नई बात बता दी है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है इस वक्त, क्योंकि मेरा इत्तेफाक हुआ 2 दिन पहले ये एक्सपो सेंटर के पास जाने का, जहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है। वहां जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया तो वहां पे बेशतर लोगों ने जो तासुर दिया, जो वैक्सीनेशन कराने आए थे, कि ये हम महज मजबूरी के तौर पे करा रहे हैं, इस वैक्सीनेशन पे शायद उनका इतना एतमाद नहीं है। और साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आपका किसी चीज पे एतमाद ना हो, ट्रस्ट ना हो, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो काफी हद तक मुतासिर हो जाती है। तो क्या ये जरूरी नहीं था कि इस तमाम तर अरसे में इस वैक्सीनेशन के बारे में एक बेहतर रहनुमाई दी जाती, बेहतर लोगों को सोच दी जाती? देखिए 2 ओपिनियन काम कर रहे हैं। जिन्होंने लगाए हैं, जो ना लगाने वाले को तो जाहिल करेंगे, इनको समझ नहीं है, कि ये जानते नहीं है, वो तो एक अलग दुनिया है। वो भी 40% है जिन्होंने चाहते ही नहीं है कि वो लगाए। लेकिन जो लगा के आए हैं उनके बारे में ये है कि इंजेक्शन फेल हो गया है और इनको भी कोरोना आया। उसमें एक ख्याल ये डाल दिया गया कि ये जो इंजेक्शन गलत खबरें पहले इंजेक्शन जो लगा लेते हैं वो मरते नहीं है, बीमार रहते हैं और 15 दिन बाद ठीक हो जाते हैं। इस उम्मीद पर लोग कहते हैं कि चलो इतनी तो बेटरमेंट है। लेकिन ऐसी इत्तलात हैं कि इंजेक्शन लगाने वाले भी जस्ट गोइंग टू एंड, वो मर रहे हैं, जा रहे हैं अपने। लेकिन जानी साहब, लोगों को इस बात का तो एहसास होना चाहिए कि महज ये वैक्सीन है, कोई आबे हयात तो नहीं है जिसको लगाने के बाद या इसको इस्तेमाल के बाद लोग महज इंतकाल नहीं करेंगे। ये तो इंतकाल होना तो एक फितरी अमल है। एतबार बनाने के लिए आपको डेफिनेट फॉर्म में बात करनी पड़ती है। चीज बिल्कुल कॉन्क्रीट होनी चाहिए आपके पास, नतीजा खेज होना चाहिए। जैसे कुत्ते काटने की दवाई है ना, आप उसका इंजेक्शन लगाएं, नतीजा वो ही आएगा। ये लैब टेस्ट के बाद वो होती है। जब लैब टेस्ट फेल हो गए तो नए सवाल आते हैं। वो जो इंजेक्शन नहीं लगाए उनके पास तो एक सबूत आ गया, उनके पास तो एक दलील आ गई कि हम तो लगा नहीं रहे, जिन्होंने लगाया वो कौन से घरों में पड़े हैं। साहब ये आपकी बात चलें ठीक है, लेकिन एक सवाल यहां पे ये भी तो उठ रहा है कि ये हुकूमत को वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर जोर देने का ख्याल तभी क्यों आता है जब कोविड की शरह में इजाफा हो रहा था। जब हमने देखा कि 1-1.5 महीने से लास्ट शरह कम थी, जब सूरत हाल काफी हद तक बेहतर थी, तब गवर्नमेंट की तरफ से भी उस तरीके से वैक्सीनेशन लगाने के ऊपर फोकस नहीं हो रहा था। तब आ ही नहीं रहे थे, इंजेक्शन थी नहीं। अगर जोर देते तो इंजेक्शन कहां लगवाते? आज आइए अमेरिका से 30 लाख वैक्सीनेशन आई है और जो है वो फ्री आई है, उसके इंतजार में थे।
اور جبکہ آئی ایم ایف سے لے کے ورلڈ بینک سے لے کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز دنیا کی انہوں سب نے احتیاط دیے، فری دیے اور فری انٹرسٹ فری دیے، کسی نے امداد دی ہے. یہ سب دینے کے باوجود بھی یہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ پیسے تو الگ رکھ دو، اور میں یہ جو نئی آ جائے، کوئی امداد آ جائے ویکسینیشن کے ذریعے، وہ لگا دو. ہماری جان کہاں ہے؟ آپ سب سے بڑے آئین میں آپ دیکھ لیں کہ آئین کی کتاب میں لکھا ہوگا کہ ایک حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے انسانی جان کا تحفظ، پھر اس کی عزت کا تحفظ، پھر اس کے مال و اسباب کا تحفظ. کس چیز کا تحفظ ہے بتائیے نا؟ کہاں کے آئین اور کہاں کی جمہوریت اور کہاں کے اس پر عمل درآمد کیا ہے؟ ہماری کون خبر لے رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ہزاروں لوگ لائن میں لگے ہوئے کہ ویکسینیشن کیوں کہ آپ سم بند کر دیں گے. اچھا، اس میں ایک اور یہ بھی ایک معاملات چل رہا ہے کہ کچھ ویکسینیشن ہے، یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ آیا ہے، جو انڈین ویریئنٹ ہے، اس کے اوپر شاید اس کی ایفیکیسی اتنی حد تک نہیں ہے. وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کا سپریڈ ہونا بھی تو عوام کو تھوڑا سا پریشان کر رہا ہے نا جہانگیر صاحب. یہ تو ایک ویریشن ہے، یہ تو ایک نئی جدت آ رہی ہے وائرس میں جدت آ رہی ہے، لیکن ہم ویکسینیشن میں کوئی جدت نہیں دیکھ رہے. ویکسینیشن آج بھی وہی لگائی جا رہی ہے، وہی استعمال کی جا رہی ہے جو پہلے دن سے شروع کی تھی. تو اس میں کوئی جدت نہیں آ رہی، لیکن ویریئنٹ بدلتے جا رہے ہیں کووڈ کے. دیکھیں، ویریئنٹ کا مطلب یہ ہے جو کہ وہ جدت آ رہی ہے، نیا پن آ رہا ہے، موڈیفائی ہو رہی ہے، نئی اس کی شکل آ رہی ہے، اور اتنی اس میں ریزسٹنس ہوتی ہے انسانی باڈی کے مقابلے میں. جو نا وہ اب جراثیم ریزسٹنٹ کر گئے ہیں، اس کی بھی 4-5 قسمیں آ رہی ہے، اس کا بھی کوئی توڑ نہیں ہے، الگ ہے. بچوں میں اب بڑا فرق پڑ رہا ہے، بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. یہ تو آپ یہ پہلے حالانکہ یہ بات بالکل آپ کو تو ویریئنٹ کی پرواہ کرنی چاہیے تھی نا. جو ویریشن آنی تھی، جو موٹیفائنگ ہے، اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے رنگ کلر تک اور اپنی طاقت مدافعت کی قوت ہمارے جسم کے مقابلے میں مضبوط کرتا رہتا ہے. وہ اپنی جنگی تیاری رکھتا ہے، وہ تو مضبوط ہو رہا ہے، اور ہماری باڈی کمزور ہو رہی ہے. اس کے پیچھے کون ہے کہ ہم اپنا تحفظ نہیں کر پائے؟ یہ پوری دنیا کے لیے بات تسلیم شدہ بات ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں لیکنگ ہوئی ہے. لیکن ابھی جو کل کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں تاکہ کنکلوڈنگ ریمارکس آ جائیں. ایک طرف کراچی کی تاجر برادری کھڑی ہے، بزنس کمیونٹی کھڑی ہے، دوسری جانب صوبائی حکومت ہے جس کا ایک اپنا موقف ہے. اگر دونوں کو سنیں تو شاید دونوں ہی اپنی جگہ صحیح نظر آتے ہیں، کیونکہ صوبے کا موقف ہے کہ 23% سے زیادہ شرح ہو چکی ہے پورے کراچی بھر میں، تو لاک ڈاؤن یقینی ہے. تاجر برادری کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن لگائیں گے، وقت کم ہوگا تو کاروبار متاثر ہوگا، اور نہ صرف کاروبار متاثر ہوگا تو کم وقت میں زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، جس کی وجہ سے کووڈ کے پھیلاؤ کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے. اب اس دونوں معاملات کے بیچ میں کوئی ایک رات کا تعین تو کرنا ہوگا نا جہانگیر صاحب. ہماری بدقسمتی ہے اور فارچونیٹ ہیں ہم لوگ کہ آگے جو ہے کھائیے، اوپر جو ہے پیچھے کنواں ہے. آگے بڑھتے ہیں تو کھائی میں گرتے ہیں، پیچھے بڑھتے تو کنویں میں. اگر یہ جو ابھی کل انقلاب برپا ہونے والا ہے اور تاجر اتحاد جو ہے اب سڑکوں پہ آئے گی، اس کے نتیجہ فوری طور پر نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسز کم ہوگی، اس کے نتائج بھی ہمارے حصے میں آئیں گے، لوگوں کی شرح بڑھے گی. اور اگر ایسا وہ نہیں کرتے ہیں تو حکومت کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، وہ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ ہی ادھر امید رکھیں کہ بھائی احتجاج کر لیں تو سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ ہے. اور احتجاج میں جو سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائی ہاں وہی نا، میں ادھر جو ہے وہ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ادھر جو ہے ہماری حکومت ہم پہ توجہ نہیں دے کے ہماری جان کو، تو یہ ہم پھنس گئے ہیں. ہر ایک دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں، ابھی گوپلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ انجیکشن کے لیے تو ہم تیار ہیں. تو بھائی انجیکشن لگنے چاہیے تھے نا، آپ ان کو انجیکشن لگانے میں مجبور کرتے نا، اور آپ اب جاتے ہیں وہاں. ابھی بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو لیبر سائیڈ ہے نا اس نے صرف 15% لگائی ہے، جو ان کے ورکر ہیں انہوں نے 40% لگائی ہے، ان لوگوں نے صرف لگائی. جہانگیر صاحب، کیا یہ ممکن نہیں تھا جس طریقے سے پولیو کی ویکسینیشن ڈرائیوز ہوتی ہیں، دنیا بھر میں ہوتی ہیں، پاکستان کی بات کریں وہاں پہ ہوتی ہیں، تو اس طرح کی ایک ڈرائیو پاکستان کی مارکٹس میں بھی کی جاتی، خاص طور پہ کراچی کی مارکٹس کی بات کر لی جاتی، تو وہاں پہ یہ مینڈیٹری کیا جاتا کہ تمام تر لوگ وہاں ویکسینیشن ڈرائیو کا حصہ بنتے اور سب کو دکانوں پہ جا کے لگائی جاتی.
कम से कम इससे काफी ज्यादा सूरत हाल बेहतर हो सकती अरे है। हॉस्पिटल में तो लगा लें, दुकानों पे फिर हॉस्पिटल जाना, वहां जाना, लाइनों में लगना, कतारों में लगना, शायद हमारी कौम का मिजाज नहीं है। खोले थे ऐसे सेंटर्स, खोले सर थे। नहीं है मिजाज, मैं कहता हूं नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि वहां पे जाके उनको वैक्सीन लगवाई जाती तो इनसे इंकरेजमेंट भी मिलती है ना, तो शायद सूरत हाल बेहतर भाई देखें, आप जो जिसे क्यास कहते हैं ना, इंतशार कहते हैं, तो सब चीजें बिखरी हुई होती हैं। अब आप उसको सिरे याद नहीं आता कि ये इस मसले को यहां से पकड़े, दाएं से पकड़े, बाएं से पकड़े, आगे से पीछे से, कुछ समझ में नहीं आता। अब आप कहते हैं कि वैक्सीन लगाना चाहिए था, आपको बड़ा आज़म होना चाहिए था, वहां पहुंचते आपके पास जो है वो गाड़ियां आ जाती, वहीं आपको लगता, फिर पीछे से खबर आती है कि वैक्सीन ही नहीं है। दोनों तरफ सूरत हाल खराब है। जहांगीर साहब, यकीनी तौर पे जो कुछ आपने कहा उसमें यकीनी तौर पे सच भी है और चुपता हुआ सच भी है, और ये सच हमारी हकीकत भी है। और जिस तरीके से सिरे की बात की, तो एक शेर अर्ज करता चलूं कि फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, दूर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, और कुछ यही सूरत हाल हमारी भी है। आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो कुछ सूरत हाल है कोविड के हवाले से, वो काफी ज्यादा कशीदा है, खतरनाक है। कराची की बात करें, सिंध की बात करें, तो यहां माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है, जबकि यही पाकिस्तान है, इसके नॉर्दर्न एरियाज की बात करें तो वहां अवाम का एक जमे गफीर नजर आता है जो सयाहत के लिए वहां पे जमा है। ना जाने कोविड कहां और कैसे फैलेगा। क्या तरजीहात में यह शामिल नहीं होना चाहिए था कि पाकिस्तान में मौजूदा एजुकेशन सिस्टम उसको भी मुतासर ना किया जाता? पाकिस्तान में बिजनेस कमेटी के लिए जो मामलात हैं, जो उनके मुतालबात हैं, उनको भी किसी तौर पे रखा जाता, तस्लीम किया जाता, उनके भी गमों का, उनके भी जख्मों के ऊपर मरहम रखा जाता, तो शायद सूरत हाल बेहतर होती। आज अगर सूरत हाल का जायजा लें तो ये बात तो फैक्ट है कि आज पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन हो रही है, महज वो अंडर प्रेशर हो रही है, बाय वर्च्यू, बाय चॉइस। शायद एक कम शरह है जो इस वैक्सीन की तरफ रागिब हो रहे हैं, क्योंकि जब तक इंसान खुद एक चीज को तस्लीम ना करे, साइकोलॉजी यही कहती है कि उसकी आफादियत में काफी हद तक कमी आ जाती है। यकीनी तौर पे ये जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर एक बेहतर हिकमत अमली के साथ हुकूमतों को आना पड़ेगा, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, क्योंकि ताजिर बिरादरी आज भी जो मौकफ लिए हुए कि कराची में तो कोविड फैल रहा है, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक तो कोविड फैलता है, लेकिन क्या इसके बाद नहीं फैलता? दूसरी जानिब वो टीवी स्क्रीन पे वो मनाजिर देखते हैं कश्मीर के इलेक्शंस के, जहां पे यही सियासी लीडर बड़े बड़े जलसों से खिताब करते नजर आते हैं, तो शायद कॉल ऑफ फेल का तजाद उनको तस्लीम नहीं करने देता कि वो इन सियासी रहनुमाओं की बातों को तस्लीम करें। ये आज की सूरत हाल है, और ये सूरत हाल यकीनी तौर पे किसी भी तौर पे बेहतर सूरत हाल नहीं। एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, देखेंगे कि इस एहतजाज के बाद क्या कोई तब्दीली आएगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने होस्ट में को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।